सो हाय, दिस इज गुजू फाइनेंस। और आज हम बात करेंगे हिडेनबर्ग और उन्होंने जो आरोप लगाया है माधवी बोझ पर। तो हम उनकी रिगार्डिंग थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हिडेनबर्ग ने जो भी आरोप सेबी के ऊपर लगाया हुआ है, क्या वो सच है या क्या झूठ है। तो उसकी थोड़ी सी हम विस्तार में बात करेंगे, एनालिसिस करने की ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस तुमको इस टॉपिक पे मिल जाएंगे, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा सकूँ। और इसका जो को रिलेशन है अदानी के साथ, के आखिर ये कैसे एक दूसरे से को रिलेट करता है, इसकी मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले हम इसको 3 पॉइंट पे इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। पहला जो होगा वो 18 महीने पहले जो हिडेनबर्ग की जो फर्स्ट रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने क्या कहा था। अभी जो सेकंड रिपोर्ट्स है वो, और जो तीसरा पार्ट होगा हम वहाँ पे उसको कनेक्शन करके देखेंगे कि आखिर ये अदानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी मैंने बहुत बार बोला है कि जो अदानी का जो स्टॉक्स है ये मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। और ये स्टॉक्स जो ऑब्वियसली 2014 के बाद जो ये अदानी का एक नाम है वो काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है मास्टर स्टॉक मार्केट में भी, और बिज़नेस का जो भी एरिया है वहाँ पे अदानी का जो नाम है वो हमें 2014 से पहले कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से कि आज से 18 महीने पहले जो हिडेनबर्ग की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट्स क्या कहती थी। तो उस रिपोर्ट्स में उन्होंने ये दावा किया था कि अदानी के जो भाई है विनोद अदानी, उन्होंने उनकी कुछ फेक, जिसे हम बस एंटिटी कहते हैं, वो एंटिटीज़ होती हैं जो पूरी तरह से फेक होती है। ये फ्रॉड मतलब एक फेक कंपनीज़ होती हैं जो इंडिया के बाहर बनाई जाती हैं, ऑब्वियसली टैक्सेशन से बचने के लिए। और मोस्ट ऑफ ये जो एंटिटीज़ होती है ये सिंगापुर, मॉरिशस जैसी जगहों पे बनाई जाती है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी टैक्सेशन वहाँ पे नहीं लगते। तो उन्होंने वहाँ पे 2 एंटिटीज़ का नाम उन्होंने वहाँ पे जाहिर किया था। जो फर्स्ट जो थी वो मॉरिशस में थी और सेकंड जो थी वो बरमूडा करके थी वहाँ पे। तो उन्होंने उनके थ्रू ये कहने की ट्राई की थी कि इन्होंने एक फ़ेक एंटिटीज़ के थ्रू पैसों की गैम्बलिंग की है, जो इंडिया से जो पैसे एक दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में, फिर पैसे एंटिटीज़ के थ्रू घुमा कर उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में और अदानी के स्टॉक्स में उन्होंने पैसे लगाए थे। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि अदानी ने अपने ही पैसे अपनी ही तरह से घुमा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री से उन्होंने अपने ही स्टॉक्स को एक ओवर वैल्यू करने की यहाँ पे ट्राई की है। तो जैसे कि जो भी पर्सन है जो स्टॉक मार्केट की या फाइनेंस की जो नॉलेज रखता है उसको पता है कि कोई भी कंपनी का जो ओनर होता है वो अपनी कंपनी में ट्रेड नहीं कर सकता। बेसिकली वो उसमें एक अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा नहीं सकता। इस तरह की एक चीज़ें होती हैं। तो हिडेनबर्ग की जब रिपोर्ट्स आई थी तो ये रिपोर्ट्स के थ्रू जब हाई कोर्ट ने ये जो भी जिम्मा था, मतलब जो भी रिपोर्ट्स और इसकी जो सच्चाई है क्या है, इसकी जो भी टेस्ट जो भी थी, इसका जिम्मा इन्होंने सेबी पे दिया था। और आज 18 महीने ख़त्म हो चुके हैं, पर सेबी की तरफ से ऐसा कोई भी कुछ स्पष्टीकरण है नहीं कि आखिर उस रिपोर्ट्स का क्या हुआ, ये बातें सच है झूठ है। और सीधा सीधा अदानी को उन्होंने पूरा क्लीन चिट यहाँ पे दे दिया। तो आज मतलब कल सैटरडे 10 अगस्त को फिर से एक रिपोर्ट आती है जहाँ पे उन्होंने एक खुलासा करते हुए कहा, यहाँ पे देखो अभी कल की जो रिपोर्ट्स आई है वहाँ पे उन्होंने अदानी पे सीधा सीधा निशाना नहीं साधा है। उन्होंने जो निशाना साधा है वो सेबी के जो चेयरमैन हैं माधवी और उनके जो हस्बैंड है धवल बुच, उन्हों पे सीधा सीधा यहाँ पे निशाना उन्होंने साधा हुआ है। तो अभी इन रिपोर्ट्स में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने रिपोर्ट्स में ये बताया है कि जो ये फेक एंटिटीज़ थी, जो मैंने आपको पहले बताया बरमूडा और मॉरिशस में जो एक फेक एंटिटीज़ थी, इनके अंदर इनकी कहीं ना कहीं होल्डिंग है। और एक और एंटिटी थी सिंगापुर की जिसका नाम था अगोरा। और फाइनेंस के जो भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में, उन्होंने पता है कि अगोरा का क्या रोल हुआ था सहारा को डुबाने में। तो 2070 से लेके 2022 तक 100% की जो शेयर होल्डिंग्स थी वो कहीं ना कहीं माधवी बुच के पास थी। और 2022 में उन्होंने ये जो हिस्सेदारी थी, मतलब उन्होंने ये जो पोजीशंस थी वो उन्होंने अपने हस्बैंड मतलब धवल बुच को उन्होंने दे दी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाती है
कि ये जो हमारी सेबी चेयरमैन है माधवी, उनका कहीं ना कहीं एक पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिख रहा है अदानी के स्टॉक्स में, और उन्होंने अदानी के ही फेवर लेते हुए उन्होंने कोई भी यहाँ पे अदानी के खिलाफ उन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन लिया नहीं है, या फिर जो जांच होनी चाहिए थी उस जांच में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि जो चीज़ें अदानी के खिलाफ जाती हों। ठीक है, ये एक और चीज़ है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा था ब्लैक स्टोन्स को लेके, क्योंकि ब्लैक स्टोन्स जो है वो कहीं ना कहीं रियल स्टेट में वो ट्रेड करवाते हैं और इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होते हैं वो नई नई लाते रहते हैं। तो 2022 के बाद जैसे सेबी चेयरमैन ने REITs करके एक चीज़ थी जिनको उन्होंने बताया था कि ये इंडिया का फ्यूचर हो सकता है रियल स्टेट में। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ब्लैक स्टोन से रिलेटेड थी, और ब्लैक स्टोन्स में उनके हस्बैंड को कहीं ना कहीं उनको एज ए एडवाइजरी पे रखा गया था। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि ये भी उनका कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट था कि जिसके थ्रू माधवी जो हमारी सेबी चेयरमैन है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए REITs का जो स्पॉन्सर हम कह सकते हैं कि उन्होंने समझो एक स्पॉन्सर किया, या फिर उनको बढ़ावा देने की जो भी चीज़ थी वो उन्होंने वहाँ से की। अभी देखो अदानी के रिलेशन क्या है, मतलब क्यों हिडेनबर्ग इसके इतने पीछे पड़ा हुआ है। तो जहाँ तक ये मेरा एनालिसिस है, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा हुआ है कि अदानी का स्टॉक्स देखो बहुत ओवर वैल्यूड है, और अदानी के स्टॉक्स में जो भी पैसे है, आप एक चीज़ सोचो, निफ्टी जो है, निफ्टी ने 18,000 को क्रॉस किया, आज 23,000 तक और 25,000 को यहाँ पे टच करने की कोशिश करने जा रहा है। बट निफ्टी ने 19,000 को जब क्रॉस किया था उसके बाद एक भी बार वो नीचे नहीं आया। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देख लो 40,000 क्रॉस हुआ, 45,000 क्रॉस हुआ, 50,000 क्रॉस हुआ, बट बैंक निफ्टी एक भी बार अभी फिर से 40,000 पे आया नहीं है। उससे पहले कि आप मार्केट देख लो कि मार्केट ने जब भी 35,000 को क्रॉस किया है या फिर 36,000 को क्रॉस किया है, बैंक निफ्टी 30,000 तक आया है, 32,000 के ऊपर भी 2 बार आया हुआ है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों बैंक निफ्टी 40,000 को क्रॉस करने के बाद सीधा 45 से 50,000 को टच कर गया, और 50,000 को भी वो क्रॉस करके अभी भी देखो वो ऊपर की तरह ही देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो लिक्विडिटी आई, वो लिक्विडिटी आई कहाँ से? तो लिक्विडिटी जो लेके आया वो हमें लेके आई है अदानी के सारे स्टॉक्स, क्योंकि अदानी ने जो लोन्स उठाए थे, देखो यही रिलेशन है। मैं यही आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि जो स्कैम बन रहा है वो स्कैम क्यों बन रहा है, क्योंकि अदानी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन पे लिया हुआ है बेसिकली अपने स्टॉक्स के लिए, मतलब अपनी कंपनीज़ के लिए जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लाए उसके लिए, जिसमें सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी देखो SBI की है। मोस्ट ऑफ अमाउंट जो है वो SBI ने दिया हुआ है, फिर है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, और थर्ड वन जो है वो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, और इतने बड़े लोन्स को लेने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो हिडेनबर्ग की जो बात है कि फेक कैंडिडेट्स के थ्रू उन्होंने अपनी जो स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यू की है। तो देखो यहीं से चीज़ें कनेक्शन हो रही है कि कहीं ना कहीं अदानी को इतना बड़ा अमाउंट लोन पे लेने के लिए उन्होंने अपने स्टॉक्स को एक स्ट्रॉन्ग दिखाना और थोड़ी सी एक हाई वैल्यू पे दिखाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए उन्होंने ये जो फेक एंटिटीज़ थी उसके थ्रू अपने ही पैसे घुमा कर अपने ही स्टॉक्स में उन्होंने डाले, जिसको उन्होंने ओवर वैल्यूज़ किया, और उसके थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट से पैसे एज अ लोन पे लिए हैं। और वो जो भी चीज़ है मुझे तो नहीं समझ आता, क्योंकि देखो 2014 के बाद अदानी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, जिसमें हर किसी को पता है मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, हमारी गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के साथ मिसमैच हो रही है। और देखो हिडेनबर्ग भले ही उनकी जो कंट्री है US वो उनको भाव ना देती हो, बट उन्होंने जो अभी इंजाम लगाए हैं और जो भी रिपोर्ट्स हमें दी है, अगर उसमें 10% का भी सच्चाई है तो मेरे ख्याल से जो माधवी बुच है उनको अब भी तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए, और हाई कोर्ट को भी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से, उसको इस पर जांच लगाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखो क्योंकि ये एक बहुत इंसल्टिंग वाली बात हो जाती है एक कंट्री के लिए कि कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो खुद ही करप्ट है, और समझ लो कि वो खुद ही चोर है फिर, और तो बाकी सबका तो क्या ही कहें। और इसे भी स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। ये सब देख के लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और देखो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर वो चीज़ हो सकती है, अगर अदानी एक्चुअल में ये सब चीज़ें सारी निकल गई
तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, एक बहुत बड़ा बबल हो सकता है। क्योंकि निफ्टी की जो पैटर्न्स हैं निफ्टी को देख के मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लगता नहीं है। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बैंक निफ्टी को 45,000 के ऊपर इतने टाइम तक होल्ड कर जा रही है। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। लोग भले जो भी कर लेंगे, इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके, पर मैं नहीं मानता इतना। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी आखिर आ कहाँ से रही है? सारी लिक्विडिटी देखो यहीं से जुड़ी हुई है। निफ्टी के जो स्टॉक्स है, अदानी, उनका लोन का पैसा आया है बैंक निफ्टी के थ्रू। समझो इस बात को। जो भी SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आखिर कैसे इतना बड़ा अमाउंट फुलफ़िल होगा कैसे? और हम जो रिटेलर्स हैं या फिर जो आम पब्लिक है, मैं फ्रेंड्स आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बिकॉज़ देखो हर किसी को फाइनेंस का नॉलेज नहीं होती, बट ये चीज़ें हम लोग के थ्रू ही गुजरती है। एक गवर्नमेंट, एक RBI जब भी किसी को इतना बड़ा लोन देती है तो वो लोन चुकाता कौन है? आप एक चीज़ समझो, वो चुकाते मतलब हम ही हैं। वो जो इन्फ्लेशन जो वहाँ पे जो क्रिएट होता है, वो जो महंगाई वहाँ पे क्रिएट होती है, उसको भुगतना किसको पड़ता है? तो फ्रेंड हम ही को भुगतना पड़ता है। एक चीज़ सोचो, ये जो मैं अभी चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बहुत एडवांस लेवल की है कि RBI जो लोन देती है, समझो कि अदानी का जो भी लोन यहाँ पे मिला हुआ है वो लोन आया कहाँ से? वो RBI कुछ अपने घर से नहीं देती है, वो एक फ़ेक करेंसी होती है। समझो ये चीज़, वो गवर्नमेंट ऐसे ही छाप के दे देती है इतने पैसे, और फिर उस फेक करेंसी को रियल करेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो लोन के थ्रू ही किया जाता है। इतना बड़ा अमाउंट जब मार्केट में आ गया है तो उस मार्केट को भाई उतनी वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना। एक चीज़ समझो कि एक मार्केट में समझो 10,000 रुपये एंटर हो रहा है, तो उस 10,000 के सामने उसकी कोई वैल्यू की चीज़ भी तो होनी चाहिए कि जिसकी वैल्यू 10,000 हो, तो फिर वो 10,000 मार्केट में एंटर होते हैं। तो इतनी बड़ी जो अमाउंट होती है, वो देखो RBI जब भी इतनी बड़ी अमाउंट क्रिएट करती है तो एक टाइम को लेके करती है कि जैसे 30 साल या 40 साल, वो इतना टाइम लगता है इस मनी को मार्केट में पहुंचाने के लिए। पर ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन मार्केट इतना भी कैपेबिलिटी है कि इतने बड़े अमाउंट को पचा जाएगी। और ये पूरा गेम देखो अब से सिर्फ 5 साल का है, जब तक मोदी गवर्नमेंट है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर एक बार मोदी गवर्नमेंट यहाँ से हटती है, अगर मेजॉरिटी में भी अगर वो हट गई ना, तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट हिडनबर्ग की जो भी रिपोर्ट है, अगर ये चीज़ें सच निकलती है या थोड़ी सी भी सच्चाई निकलती है, तो इट्स अ सेम फॉर अवर कंट्री। हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सेमलेस चीज़ हो जाएगी। फिर तो ये वही हो गया कि चौपट राजा चौपट देश, ये अंधों का देश है, अंधे ही राज करते हैं इसके अंदर। बाकी चोरों का देश है, चोरों का राज है, और चोर ही जनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।